हाँ जी, हम लोग बात कर रहे थे हाँ नियो डार्विनिज्म की। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो नियो डार्विनिज्म होता है उसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है वो होता है जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती है और फिर उस वेरिएशन में फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है, इससे स्पीशीज क्रिएट होती है और उसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रखना पड़ता है फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। तो जो पहला स्टेप था इसके अंदर विच वाज जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आखिर कैसे आती है। नो, पहली बात तो ये कि पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आना एक्चुअली होता क्या है। हर एक अच्छा, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन। और हर पॉपुलेशन का एक जीन पूल होता है विच इज द सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज फाउंड इन दैट पॉपुलेशन, है ना। तो हर पॉपुलेशन का एक जीन पूल होता है और उसकी सर्टेन जीन फ्रीक्वेंसीज होती है। अगर किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल की, जीन पूल वर्ड सुना है ना आपने? सुना ही नहीं कभी? क्या होता है मतलब जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस या जो भी एक पॉपुलेशन के अंदर है, जैसे कोटा के लोगों में ये पाया जाता है, कोटा की पॉपुलेशन है उसमें ये चीजें हैं, उनकी आंखें का कलर ये होता है, शरीर का हाइट ये होता है, या वो इस तरह से ऐसे जो भी है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में वो सारी चीजें आपने देखा होगा ना जोग्राफिकली। कई बार अलग अलग एरियाज की पॉपुलेशन में थोड़ी वेरिएशन होती है। अभी तुम नाइजीरिया जाओगे तो क्या हमारे जैसे लोग दिखेंगे वहाँ? नहीं, थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे, है ना। तो इसी तरीके से, या जापान जाओगे तो थोड़ा अलग दिखेंगे। तो हर पॉपुलेशन के मतलब डीएनए तो सेम है, डीएनए में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो जीन पूल की जो जीन वेरिएशन है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन, है ना। तो किसी भी पॉपुलेशन का, जैसे जापानीज पॉपुलेशन का एक जीन पूल हो गया, या कोटा की पॉपुलेशन का, या मद्रास की पॉपुलेशन का, तो किसी भी तरह से आप डिफाइन कर सकते हो किसी भी पॉपुलेशन को। यहाँ के जंगल में रहने वाली मक्खियों का विशेष तरह की वही वही भी स्पीशीज एक है, वो आसाम में भी है उसी मधुमक्खी की, लेकिन वो एक अलग जीन पूल है। समझ में आ रही बातें? तो हर पॉपुलेशन के हर जो एक पॉपुलेशन होती है उसका एक जीन पूल होता है और उस जीन पूल की कुछ जीन फ्रीक्वेंसीज होती है। अब जीन फ्रीक्वेंसीज क्या होती है जेनेटिक्स में समझना मालूम है। अब इतना ध्यान लो कि मतलब जीन फ्रीक्वेंसीज आर द वेरियस काइंड ऑफ वेरिएशंस प्रेजेंट इन द जीन पूल। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है उसकी जो जीन फ्रीक्वेंसीज आती है, उन जीन फ्रीक्वेंसीज में अगर कोई चेंज आ जाए तो इसे हम कहेंगे कि उस पॉपुलेशन में क्या आ गई है, जेनेटिक वेरिएशन। So basically, what is the genetic variation of a population? Genetic variation in a population is the change in gene frequencies of gene pool of that population. Change in the gene frequencies of gene pool of a population will be termed as the genetic variation in that population. तो किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है, इस पॉपुलेशन के जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज आना। अब किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसीज किन किन रीजंस की वजह से चेंज हो सकती है। तो देयर आर वेरियस रीजंस विच में एक्चुअली इंड्यूस अ चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन पूल ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। पहले मैं वो सारे यहाँ एक एक करके लिख देता हूँ, फिर उनको डिटेल में एक एक करके हम समझेंगे। पहला जो रीजन होता है वो होता है जीन फ्लो। जीन फ्लो जिसको कि हम माइग्रेशन भी कहते हैं, मैंने लिख देता हूँ मैं, फिर इसको एक एक करके समझेंगे। अब माइग्रेशन जिसको कि हम जीन फ्लो भी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन रैंडम मेटिंग। तीसरा जो अल्टीमेट सोर्स फॉर वेरिएशन है वो होता है म्यूटेशन। इसके अलावा जीन रिकॉम्बिनेशन,
हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये कुछ कॉमन या कुछ सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है जिनकी वजह से एक पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसीज है वो चेंज हो सकती है। इनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइग्रेशन। टोटल 6 मेन फैक्टर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे विच में कॉज द change in the gene frequencies of the gene pool of a population. And change in the gene frequencies of the gene pool of a population is creation of genetic variation in that population. Variation create होगी तो ही तो उसमें से कोई एक वेरिएशन सेलेक्ट होगी जिसको एडवांटेज होगा। तो पहले तो वेरिएशन आनी चाहिए। आपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा है, तो प्लांट ब्रीडिंग में भी तो ये पढ़ाते हैं जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना पॉपुलेशन में, फिर उसके बाद उसमें सिलेक्शन कराना जो आप डिजायर्ड ट्रेट है उसका। ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? प्लांट हटा दिया। प्लांट ब्रीडिंग एक टॉपिक है ना अलग से, बॉटनी में है। बॉटनी, अच्छा हाँ, बॉटनी में है एक टॉपिक। प्रोटोप्लास्ट कल्चर सुना, म्यूटेशनल ब्रीडिंग सुने आपने नाम, है ना? ब्रीडिंग फॉर एनहांस्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज के लिए भी है, बहुत सारे रीजन है। क्या छोड़ो, अभी तो हम बात कर रहे थे कि नेचुरली कैसे इवोल्यूशन होता है। तो नेचुरली जो इवोल्यूशन होता है तो उसमें पहला फैक्टर है जैसे माइग्रेशन। तो माइग्रेशन से लिख लिया आपने 1 2 3 4 5 6, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है माइग्रेशन। अभी माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है बाहर जाना और एक होता है अंदर आना। बाहर जाना मतलब एमिग्रेशन और अंदर आना मतलब इमिग्रेशन। जब कोई भी पॉपुलेशन के मेंबर्स बाहर जाते हैं अंदर आते हैं तो वो अपने साथ अपना डीएनए लेके जाते हैं कि घर में छोड़ जाते हैं? लेके जाते हैं ना। तो दीज आर नोन एज द जीन फ्लोज। तो इसको हम क्या टर्म देते हैं? जीन फ्लो। तो आदमी फ्लो हो रहा है तो उसके साथ तो जीन भी फ्लो हो रहा है। और ट्रेन में बैठ के बॉम्बे जा रहा हूँ आज, तो जीन फ्लो हो रहा है, छोटा सा बॉम्बे, है ना? जीन फ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशन जब माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह तो उसकी वजह से क्या होता है, जीन फ्लो होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कैरी करते हैं। देखो, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन। लेकिन साइट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? इंडिविजुअल, है ना, या ऑर्गेनिज्म। इट इज द इंडिविजुअल which which is born, which lives and which dies, but the individual contributes new gene pools, new genes to the gene pool of the population in the form of its progenies. इंडिविजुअल मर जाते हैं लेकिन जो प्रोजेनीज के फॉर्म में वो नए जीन पूल को, नए जीन दे जाते हैं पॉपुलेशन के जीन पूल को, वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे बताओ, साइंस इवॉल्व होती है या साइंटिस्ट? तो एक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन है ना, साइंस इवॉल्व होती है, लेकिन दिमाग की बत्ती तो साइंटिस्ट की जलती है ना। तो एक साइंस का एक नॉलेज पूल है। मान लो सबसे पहले किसी आदमी ने उसमें एक व्हील खोज दिया, पहिए के यूज, और मर गया वो, लेकिन नॉलेज पूल में व्हील के बारे में आ गया। दूसरा आया, उसने इलेक्ट्रिसिटी खोज दी, वो भी खोज के चला गया। तीसरा आया, उसने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स खोजी। चौथा आया, उसने कुछ और लॉज ऑफ मोशन खोजे। फिर एक और आया, उसने रॉकेट साइंस खोजी। तो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो साइंस इवॉल्व होती जा रही है, साइंटिस्ट नहीं, है ना? लेकिन चेंज साइंटिस्ट के दिमाग में ही तो आया था ना, चेंज, कुछ नया सोचना। वो जो दिमाग की बत्ती जली वो तो साइंटिस्ट की जली। तो साइंटिफिक इवोल्यूशन की यूनिट तो साइंटिस्ट ही है, लेकिन इवोल्यूशन किसमें होता है? साइंस में। नॉलेज पूल बड़ा होता जा रहा है ना, क्योंकि लोग अपना अपना नॉलेज देके चले जाते हैं, मर जाते हैं। इसी तरह से जो पॉपुलेशन है वो है यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। लोग आते हैं, पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उस अपनी पॉपुलेशन को नए जीन्स दे जाते हैं अपनी प्रोजेनी के फॉर्म में। अब 2 लोग हैं, गोरे हैं, पूरी पॉपुलेशन गोरी है, लेकिन उन्होंने 10 बच्चे पैदा करे तो एक काला बच्चा भी दे गए। वो काला बच्चा जो है नए जीन फैलाएगा उस पॉपुलेशन में। वो किसी और से शादी करेगा तो और काले बच्चे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये है। तो यूनिट इंडिविजुअल कम, दे लिव, they multiply and they perish, but they contribute new genes to the gene pool of the population in the form of their progenies, which then spread and continue multiplying and give new variations to the total gene. Yeah, they can influence the changes in the gene frequencies of that gene pool, है ना? तो ये कैसे आते हैं जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज? इसी वजह से नहीं आते, और वजह से आते हैं, जैसे माइग्रेशन, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और माइग्रेशन से कैसे आते हैं? इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझिए। सपोज एक पॉपुलेशन है, माइग्रेशन वाला ले लेते हैं, लिख लिए ना ये आपने। तो एक पॉपुलेशन है, एक जोग्राफिकल हैबिटेट यहाँ है, एक यहाँ है,
अब इस जोग्राफिकल हैबिटेट का नाम है, मान लीजिए बिहार, और इसका है पंजाब। दोनों जगह ओरिजिनली एक एक तरह की वेरिएशन है। बिहार में जो लोग रहते हैं वो उन सब की जीन फ्रीक्वेंसी सेम है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, और वो सब एक ही टाइप के हैं, और वो सब मान लीजिए बिहारी कहलाते हैं। पंजाब में जो सारे लोग रहते हैं वो सब एक जैसे हैं, एक जैसी लैंग्वेज है, एक जैसा कल्चर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइट, वेट, कलर भी लगभग एक सा है, और वो सब क्या कहलाते हैं? पंजाबी। अब क्या हुआ कि बिहार से कुछ लोग माइग्रेट कर गए, इसे कहते हैं जीन फ्लो। कहाँ माइग्रेट करे वो? पंजाब में। बिहार से कुछ जो बिहारी हैं वो माइग्रेट करके कहाँ चले गए हैं? पंजाब में। तो अब मुझे बताओ जीन फ्रीक्वेंसीज कहाँ की चेंज होंगी, बिहार की, पंजाब की, या दोनों जगह की? बिहार की क्यों चेंज होगी? यहाँ पहले भी बिहारी थे, अभी भी बिहारी हैं, 10 20 50 बिहारी अगर बिहार छोड़ के चले गए तो क्या बिहार में कुछ चेंज आ जाएगा? वो और बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर से उतने ही हो जाएंगे, जैसे पहले थे वैसे ही अभी रहेंगे, कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। गदर तो यहाँ मचेगा। कहाँ? पंजाब में। अभी पंजाब में आ गए हैं कुछ बिहार वाले भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यहाँ पंजाबी भी हैं और कुछ बिहारी भी आ गए हैं, है ना। और अब यहाँ पे रैंडम मेटिंग चल रही है, पंजाबी लड़कियों की शादी बिहारी लड़कों से हो रही है, बिहारी लड़कों की शादी पंजाबी लड़कियों से हो रही है। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नई कौम पैदा हो रही है, जो आधी पंजाबी है और आधी बिहारी है, मान लीजिए पनहारी। तो पंजाबी तो थे ही यहाँ, ठीक है, बिहारी भी आ गए हैं यहाँ, और जैसे जैसे ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं आपस में, तो एक नई कौम और बन गई है यहाँ, जो आधी पंजाबी है और आधी बिहारी है, पनारी भी आ गए हैं यहाँ। तो यहाँ तीन तरह के। अब बताओ जेनेटिक वेरिएशन कहाँ इंक्रीज हुई, पंजाब में या बिहार में? पंजाब में जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज हो गई है 3 गुना। नहीं आई बात समझ में? जीन फ्रीक्वेंसी हैव इंक्रीज 3 टाइम्स। यहाँ एक ही तरह की थी, यहाँ पर 3 तरह की हो गई है, और आगे और भी चेंज आएगा। कुछ ऐसे हैं जो 75% पंजाबी हैं लेकिन 25% ही बिहारी हैं, कुछ ऐसे जो 25% पंजाबी हैं लेकिन 75% बिहारी हैं अगली जनरेशन में। मतलब वो जो हाइब्रिड है, किससे शादी करेगा, फिर उनका बच्चा कैसा पैदा होगा, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ये आपने जस्ट बेसिक जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे यहाँ बहुत सारी वेरिएशन हो गई। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि जब कोई भी कुछ इंडिविजुअल्स एक जोग्राफिकल हैबिटेट से माइग्रेट करके नए जोग्राफिकल हैबिटेट में जा रहे हैं, एक बड़े हैबिटेट से दूसरे बड़े हैबिटेट में, तो they interact with the native genes of the new habitat, and this leads to formation of new permutations and combinations, resulting in the increase of genetic diversity in the new habitat. तो ये कहते हैं इंटरेक्शन विद द नेटिव जीन। लैंग्वेज समझ में, मूल निवासी जीनों के साथ इनका इंटरेक्शन होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आएगी इवोल्यूशन की, और आउटसाइड एनसीईआरटी भी आ सकती है। सो बेसिकली व्हाट इज, हाउ माइग्रेशन क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन, that when some new individuals from another habitat jump into the gene pool, or jump into a new geographical habitat, they interact with the native genes present in that population, and these interactions cause creation of new variations and change in the gene frequencies of the geographical habitat where immigration has taken place। I है ना। तो यहाँ पे बाहर से इमिग्रेशन हुआ है ना, तो जहाँ इमिग्रेशन हुआ है वहां की जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज हुई है। जहां से ई माइग्रेशन हुआ है वहां का तो सिर्फ थोड़ा सा हो सकता है पॉपुलेशन साइज चेंज हुआ हो। अगर वहां पे ऑलरेडी जीन फ्रीक्वेंसीज में कोई वेरिएशन नहीं थी तो कोई आएगी भी नहीं। नहीं आई बात समझ में? तो जहाँ पे इंटरेक्शन से जहाँ पे नए जीन जाते हैं तो ये जीन फ्लो कहलाता है। तो बेसिकली जीन फ्लो से ना वेरिएशंस क्रिएट होती है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, इमिग्रेशन इमिग्रेशन वाला। अब दूसरा है नॉन रैंडम मेटिंग। नॉन रैंडम मेटिंग से कैसे जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है? याद रखना हमारा टॉपिक क्या है, चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आता है नॉन रैंडम मेटिंग से? तो इसको समझने के लिए चलिए हम एक ऐसे गांव के बारे में चलते हैं जहां पर 100 लोग रहते हैं। मान लीजिए इसमें से 50 मेल हैं और 50 फीमेल हैं। अब जो मेल है ना 50, वो दो तरह के हैं, फेयर और डार्क, या गोरे और काले, दो तरह के हैं ना। और जो फीमेल है वो भी दो तरह की है, फेयर और डार्क। और सपोज 0.0 पर टाइम t इज इक्वल टू 0 लेके अगर हम देखें तो इनिशियली यहाँ पर 4 तरह के लोग हैं और सेम रेशियो में है, 25 25 25 25 25 गोरे मेल है, 25 गोरी फीमेल है,
25 डार्क मेल है और 25 डार्क फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ रेशियो क्या है ओरिजिनली 1:1:1:1, यही है ना। अब एक ऑब्जर्वर उड़ता हुआ आया, भगवान आए, नारद मुनि आए, उन्होंने गांव को देखा, नोट लगाया, चले गए। अब आएंगे 1 लाख साल बाद। उन्होंने कहा भाई इस गांव में जो है 2 तरह के लोग रहते हैं, गोरे और काले। चले गए बोल के, 2 तरह की वेरिएशन है, और जेंडर वाइज कर दो तो 4 तरह की है, गोरे मेल, काले मेल, गोरी फीमेल और काली फीमेल। वो चले गए। इधर क्या हुआ, अगर ये लोग रैंडम मेटिंग करेंगे तो क्या होगा, मतलब कोई भी किसी से भी शादी कर रहा है ना, तो अगली जनरेशन में ना ब्राउन बच्चे बहुत पैदा होंगे, मेल और फीमेल होंगे कि नहीं होंगे। और धीरे धीरे कई जनरेशन के बाद तो सबसे ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा 1:3:3:1, और वो जेनेटिक्स में ऐसे रेशियो आती ना, तो जो एवरेज वाली रेशियो है वो सबसे ज्यादा हो जाती है। ये अपने इंडिया में यही तो हुआ। अभी ऊपर कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक जब यो चलते हो नीचे, नक्शा देखा है ना सबने भारत का, तो आपने देखा होगा इन जनरल, नॉट ऑलवेज, स्किन कलर ना डार्क होता चला जाता है। जैसे कश्मीरी फेयर है काफी, पंजाबी भी फेयर है, फिर राजस्थान यूपी वाले मतलब स्लाइटली फेयर हैं आप कह लो। मध्य प्रदेश में गेहुआ कलर दिखने लगता है, महाराष्ट्र में आप जाओगे तो थोड़ा डार्क होने लगता है। अब महाराष्ट्र के नीचे जाओगे आप तो और डार्क हो जाएगा। ऐसा ही है ना, ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं तो ये स्किन कलर में ऐसा चेंजेस क्यों आ रहा है? सनलाइट की नहीं, एक्चुअली क्या है, ये जैसे अब इंडिया का मैप है, सपोज ये कुछ इस तरह का है ना, पाकिस्तान में मिला लिया है मैंने इसके अंदर, है ना, इसको हटा देते हैं। है ना, इसको बनाने में भी ध्यान रखना पड़ता है, कोई कह रहे कैसा बना दिया आपने, हमारा वो चला गया, ये चला गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इधर से ना, यहाँ की जो ओरिजिनल, जो हम कहते हैं पुरानी नेटिव पॉपुलेशन जो थी यहाँ पे, वो द्रविडियंस थे। अब द्रविडियंस वर स्लाइटली डार्कर इन कलर, और वो हो सकता है सनलाइट की वजह से, क्योंकि नीचे की तरफ, इक्वेटर की तरफ आप जा रहे हो ना। फिर बहुत सारे लोग आए, कुछ आए चले गए, लूट लाट के, कुछ यहीं बस गए, आपने सब कहानियां सुनी है। अब आर्यंस के बारे में बात करते हैं। ये आए थे सेंट्रल एशिया, जर्मनी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वो जो एरिया है ना, पोलैंड, ऐसा कहते हैं। तो ये इसमें क्या बोलते हैं, अपने भगवान राम वगैरह भी एक थ्योरी है, ये सब लोग भी आर्यंस थे, जो कभी ना कभी हजारों साल पहले अपने साथ उपनिषद और ये सब ग्रंथ लेके आए थे, उस टाइम यहाँ पे नेटिव। तो इधर से सपोज आर्यंस आ रहे हैं, है ना, इधर पे द्रविडियंस है। तो आर्यंस थे टॉल एंड फेयर, द्रविडियंस थे रिलेटिवली रिलेटिवली क्या, डार्क एंड स्लाइटली अपन एवरेज हाइट, है ना। तो पहले तो इनके बीच में खूब लड़ाइयां हुई, लेकिन बाद में इनमें शादियां भी होने लगी। अब पहले इधर से आर्यन सारा, इधर से द्रविडियन सारा, पहले तो लड़ाइयां हुई होंगी। कुछ आर्यंस यहाँ आए, कुछ राजकुमार, किसी द्रविडियन फीमेल ने उनको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने ब्लॉक कर दिया तो उसने बोला अरे ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया, वापस गई नीचे, अपने ब्रदर को बोला, उसने क्या कहा, उसकी वाइफ का अकाउंट ही हैक कर लिया, और वो गए वहां हैकर से अकाउंट छुड़ाने, वहां जाके उसका पूरा सर्वर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसी कहानियां सुनी होंगी आपने, है ना। तो इवेंचुअली क्या हुआ, हाँ, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ब्लॉक कर दिया, बोला मेरे ब्रदर को भेजो, उसने भी ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी कहानियां बहुत थी। तो अब इसमें बाद क्या हुआ, शुरू में लड़ाई वड़ाई हुई, बाद में फिर क्या हुआ, इनके बीच में सब दोस्ती हो गया, सब ऐसे ही चलता रहा ऊपर से नीचे तक। तो धीरे धीरे इनमें शादियां होने लग गई। अब जब शादियां होने लग गई तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आ गई। तो जब पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में होती है तो एवरेज वाले सबसे ज्यादा होते हैं, बीच वाले। तो आज हमारे हिंदुस्तानी जो है, भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन से कलर के हैं, ब्राउन। बहुत काले भी नहीं है हम, और बहुत गोरे भी नहीं है। मोस्टली हम लोग जो है ना, एक गेहूं कलर के होते हैं, और उसमें भी हल्का सा वेरिएशन ऊपर से नीचे दिखता है, ये कम गेहूं है, ये थोड़े ज्यादा, ये थोड़े ज्यादा है, और ज्यादा। तो बेसिकली क्या हुआ कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आ गई है, और हमारे यहाँ इतनी सारी वेरिएशंस हो गई हैं। मतलब आप देखो, फेयर, लेस फेयर, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ऐसे बहुत सारे कलर आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो इतनी सारी वेरिएशन क्यों है पता है आपको? क्योंकि मेटिंग इज ऑकरिंग एट रैंडम। कोई भी किसी से भी शादी कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, रैंडम मेटिंग। तो इससे क्या होता है, वेरिएशन तो क्रिएट होती चली जाती है, लेकिन ग्राफ जो बनता है ना वेरिएशन का, वो बीच में ज्यादा मोटा हो जाता है। ऐसा आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं? कभी नहीं सुना? जैसे ना ये बना रहा हूं मैं ऐसे, तो ये यूं बनेगा बीच में से ज्यादा। द एवरेज फिनोटाइप इज मोर अडॉप्टेबल, इस पे आएंगे हम बाद में। तो ये वेरिएशन, ये फेयर है, डार्क है, ये वाले ज्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से चल रहा था। ये तो थी रैंडम मीटिंग, वही इस गांव में हुई, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक बार पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो पॉपुलेशन आ जाती है इक्विलिब्रियम में।
अब इक्विलिब्रियम के आने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। पिछले 10,000 साल से हम हिंदुस्तानी ऐसे ही दिखते हैं, है ना, जो हमारा कलर है इसी तरह से हमारे पूर्वजों का भी कलर था। तो पॉपुलेशन आ गई है इक्विलिब्रियम में, लेकिन हमें चाहिए इवोल्यूशन। तो एक काम करते हैं, वापस इस गांव में चलते हैं रिवाइंड करके, और फिर से वहीं ले जाते हैं इसको, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर, जब सिर्फ 100 लोग थे। लेकिन इस बार हम रैंडम नहीं, इस बार हम क्या करेंगे, नॉन रैंडम मेटिंग करेंगे। नॉन रैंडम मेटिंग मतलब होता है कि हमने एक जेंडर को चुनने का अधिकार दे दिया। अब डार्विन ने ये सेक्सुअल सिलेक्शन का अधिकार दिया, जैसे मान लीजिए फीमेल्स को, उसने कहा कि भाई ऐसा है, चुनने का अधिकार सिर्फ फीमेल को है। याद करो पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, स्वयंवर, फीमेल को राइट है चुनने का, और वो जो सुपीरियर या बेस्ट राजा होगा उससे शादी करेगी। फिर उसके बाद भी एक जमाना आया, जैसे हमने बोला उल्टा हुआ, अब लड़कों को चुनने का अधिकार है, लड़का अगर हाँ कर देता तो लड़की वाले शादी कर ही देते हैं, ऐसा भी समय आया था। तो ये क्या है, लेकिन कभी एक जेंडर को अधिकार मिला, कभी दूसरे जेंडर को मिला, ऐसा आपने जनरली देखा होगा, है ना। तो अभी अगर हम ये मान लें इस एग्जांपल में कि चुनने का अधिकार या सेक्सुअल सिलेक्शन का राइट सिर्फ फीमेल को है, और फीमेल ये डिसाइड कर लें कि हम तो सिर्फ मान लीजिए गोरे लड़के से ही शादी करेंगे, खुद चाहे गोरी हो चाहे काली हो, लेकिन अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल ओनली सेलेक्ट अ फेयर बॉय, तो क्या होगा, सुनिए क्या होगा। अब पहली जनरेशन में देखना क्या होगा। अब ये जो सबसे पहले तो ये डार्क मेल है, ये तो बेचारे कुंवारे मर जाएंगे, तो खत्म, है ना। अब जब फेयर मेल और फेयर फीमेल शादी करेंगे तो कैसा बच्चा होगा, फेयर। और अगर फेयर फीमेल और डार्क मेल शादी करेंगे तो ब्राउन। तो अगली जनरेशन में 2 कलर है सिर्फ, कौन से, फेयर और ब्राउन। लेकिन लड़कियों ने तो वही एक ही चीज पे एडमेंट है कि हम तो फेयर से शादी करेंगे। तो अब दूसरी जनरेशन में ब्राउन लड़के कुंवारे मर जाएंगे, नहीं आ रही बात समझ में। और जब एक फेयर फीमेल की शादी एक फेयर मेल से होगी तो फेयर बच्चा होगा, और एक ब्राउन फीमेल की शादी एक फेयर मेल से होगी तो लेस फेयर बच्चा होगा। तो अगली जनरेशन में 2 ही कलर बचेंगे, कौन से, फेयर और लेस फेयर। फिर आप समझ जाओ कि उसके बाद क्या होगा, लेस फेयर भी उड़ जाएगा धीरे धीरे, और एक ही कलर बचेगा, कौन सा, फेयर। तो वही नारद मुनि ऑब्जर्वर आए थे, 100 लोग लिख के गए थे, यहाँ 2 कलर के लोग होते हैं, गोरे और काले। 10,000 साल बाद फिर आए, बोले अरे पॉपुलेशन तो बढ़ गई लेकिन सब गोरे हो गए, पता नहीं कौन से फेयर एंड लवली लगाते हैं ये लोग कि सारे काले भी गोरे हो गए, क्योंकि पॉपुलेशन साइज हैज इंक्रीज्ड बट द वेरिएशन हैज डिक्रीज। अब सारे गोरे हैं, वहां काले खत्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो बताओ जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुई या नहीं हुई, अरे हुई ना, नेगेटिव चेंज आया, पर चेंज आया कि नहीं आया, हम तो क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाले पनहारी वाले एग्जांपल में पॉजिटिव चेंज आया था, 1 का 3 हो गया था, याद आया। दूसरे वाले में चेंज आया, नेगेटिव चेंज, लेकिन चेंज आया कि नहीं आया, बस ये बताओ, है ना। तो ऐसे ना सेक्सुअल सिलेक्शन के बेसिस में नॉन रैंडम मेटिंग से भी इवोल्यूशन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं मुर्गे का इवोल्यूशन, अब पहले क्या था, या मोर का। अब इनमें ना मुर्गे जो होते हैं ना, उनमें से कुछ मुर्गों में या मोर में एक कैरेक्टर है। अब मान लीजिए मोर में मोरनियां तो जैसी हैं वैसी ही हैं, पर मोर 2 तरह के होते हैं मेल, एक सुंदर वाले और एक नॉर्मल वाले। लेकिन मोरनियों ने डिसाइड कर लिया कि हम तो सुंदर वाले के साथ ही शादी करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नॉर्मल वाले मोर थे वो खत्म हो गए। अब मोर सारे सुंदर हैं, लेकिन मोरनियां तो जैसी हैं वैसी ही हैं। पर मोर में इवोल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया। मुर्गा 2 तरह के थे, कलगी वाले और बिना कलगी वाले। और मान लीजिए अकॉर्डिंग टू डार्विन राइट ऑफ ब्रीडिंग सिर्फ फीमेल के पास था सिलेक्शन का। बकरे पहले 2 बकरियां तो जैसी होती थी वैसी होती, बकरे 2 तरह के होते थे पहले, नॉर्मल बकरे और ऐसा दाढ़ी वाला बकरा है। अब क्या हुआ, जो भी बकरियां थी, जब भी बकरे लोग अपना इंस्टाग्राम पे फोटो डालते थे तो दाढ़ी वाले बकरा ओ कूल, उसको सब लाइक्स दे रहे हैं सब बकरियां। और जो बेचारा नॉर्मल बकरा है उसको कोई लाइक। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जब सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ऐसा दाढ़ी तो आजकल ऐसे ही हो रहा है। जिसकी भी शक्ल गंदी है, विराट कोहली जैसे दाढ़ी रख लो, सब एक से लगने लगते हैं। और विराट कोहली दाढ़ी में एवोल्यूशन नहीं हुआ था, अभी कितने सारे विराट कोहली घुमा करते थे, बताओ आप। तो ऐसा है, कोई चीज ट्रेड पसंद आ जाता है तो वो चलने लगता है, और जब वो चलने लगता है और एक पर्टिकुलर जेंडर उसको कूल समझ लेगा तो फिर वो दूसरे जेंडर में फैलता चला जाएगा, या उसी को सिलेक्ट होगा तो वही सिलेक्ट होंगे, बाकी रिजेक्ट होंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि मोर जो है वो सिर्फ सुंदर बचे हैं अब। इसी तरह से मुर्गे सिर्फ कलगी वाले बचे हैं, बिना कलगी वाले अब होते ही नहीं है। तो this is how evolution occurred, and that too in gender. And we are here referring to selection by females, and we are assuming कि right of selection किसके पास है, फीमेल में। तो हमने मेल्स में वेरिएशन देखी और उसको गायब होते भी देखा एक वेरिएशन को, और इंप्रूवमेंट भी देखा हमने। अब मोर तो सब सुंदर होते हैं, मोरनियां आपने देखी होंगी, उनके थोड़ी इतने पंख अच्छे होते हैं।
तो वो उनमें कोई चेंज नहीं आया पर मोर में चेंज आया। तो ये कई चीजें ऐसी होती हैं जो जेंडर बेस्ड हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से ना पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ और पॉपुलेशन में चेंजेस आए। इन्हें कहते हैं नॉन रैंडम मेटिंग, भले वो चेंज नेगेटिव आए। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो एक्चुअली अपन वो मेरे ख्याल से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोमॉलिक्यूल्स में आपको बताएंगे, फिर भी मैं इसकी क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। म्यूटेशंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जीन म्यूटेशन और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशंस। अब म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, क्योंकि दीज आर चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल विच आर इनहेरिटेड अलोंग द नेक्स्ट जनरेशन। तो अभी इसमें क्या होता था, जीन म्यूटेशन दो तरह के हैं, तीन तरह के रहा। एक सीक्वेंस जो है वो क्या हो गया, डिलीशन, एडिशन और मान लीजिए सब्सटीट्यूशन। ग्वानिन की जगह थाइमिन आ गया, है ना, पेयरिंग में कुछ गड़बड़ होगी, तो ये जीन म्यूटेशन है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस ये दो तरह के हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल या फिर न्यूमेरिकल। अब मॉर्फोलॉजिकल क्या होते हैं बताओ। जैसे एक क्रोमोसोम की एक टांग जो है वो डिलीट ही हो गई है, उल्टी लग गई है, इधर की टांग उधर लग गई है, यानी कि ट्रांसलोकेशन। कभी सुने हैं ये सब, क्रोमोसोम्स पेयरिंग हो रही है। अच्छा भाई सेल बायोलॉजी वो सब नहीं पढ़ा आपने कैसे? हाँ, और पढ़ा होगा ना, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है। अगर एक पूरा क्रोमोसोम ही डुप्लीकेट हो गया तो ये अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है। इसी तरह से न्यूमेरिकल चेंजेस क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइडी या फिर एन्यूप्लॉइडी। सुने हैं ये? पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है जैसे 3n 4n 5n, है ना। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, 2n+1 या 2n-1, इस तरह से। तो ये अलग अलग चेंजेस हैं जिनको हम म्यूटेशंस जो आप पढ़ेंगे, इसको बस मैंने इंट्रोड्यूस किया, तो इनसे वेरिएशंस आती हैं। दीज आर वेरियस काइंड ऑफ वेरिएशन जो आती रहती हैं ड्यू टू म्यूटेशन। अगला देखते हैं हम, अगला है जीन रिकॉम्बिनेशन। नाउ जीन रिकॉम्बिनेशन लिखे आगे, लिख लो पहले इसमें। तो नॉन रैंडम मेटिंग इज बेसिकली सेक्सुअल सिलेक्शन, आप कह सकते हैं। अब नॉन रैंडम मेटिंग से इवोल्यूशन, इस पे ना ह्यूमन इवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप कि सर जी चलो जानवर तो है ना रैंडम मेटिंग कर रहे थे, पर ह्यूमन बींग्स तो लास्ट 10,000 सालों से नॉन रैंडम मेटिंग ही कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में इवोल्यूशन आ गया क्या? आप नहीं समझे। जैसे मेटिंग, अब मान लीजिए है ना, कोई भी फीमेल कैसा मेल सेलेक्ट करेगी, ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्गर होगा, जो बेटर होगा, सुपीरियर होगा। कोई भी मेल कौन फीमेल सेलेक्ट करेगा? हमारे यहाँ तो शादियां होती है ना, रैंडम मेटिंग थोड़ी है। अब रैंडम मेटिंग नहीं तो चुन के सब ब्रीड कर रहे हैं, सबको सुपीरियर चाहिए, तो फिर इवोल्यूशन क्यों नहीं हो जाता, क्यों नहीं? जैसे कोई भी व्यक्ति जो है, मतलब सर समाज से जो है बुराइयां, बीमारियां, कुरूपता, ये सब चीजें गायब क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स तो 10,000 सालों से चुन कर ब्रीड कर रहे हैं। तो सब लोग अच्छे अच्छे लोगों को ही चुन के ब्रीड करो, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे और स्वस्थ लोगों को, हेल्दी लोगों को, तो बीमारियां एलिमिनेट हो जानी चाहिए, है ना। ब्यूटी और रिफाइन हो जानी चाहिए, और कैरेक्टर भी रिफाइन हो जाना चाहिए, और अच्छी चीजें, गुण बढ़ जाने चाहिए, अवगुण वाले लोग खत्म हो जाने चाहिए। नहीं यारी बात समझ लो, यही तो करते हैं हम, क्यों नहीं हो रहे? अरे भाई जैसे मान लो कोई लड़का लड़की वाले कोई लड़का देखने जाते हैं, तो ऐसी थोड़ी किसी भी लड़के से शादी हो जाती है।
10 चीजें देखते हैं लड़के में कि कोई बीमारी तो नहीं है इसको, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अच्छा कमाता खाता है या नहीं, अच्छे परिवार का है कि नहीं, है ना। 10 चीजें देखेंगे तब शादी हो। लड़के वाले भी लड़की वालों में 10 चीजें देखते हैं लड़की में कि सुंदर हो, अच्छा चाल चलन चरित्र अच्छा हो, तो घर में सबका ध्यान रखे, सब अच्छे, सब 10 गुण होने चाहिए उसमें, कोई अवगुण देख के थोड़ी करता है शादी। तो फिर ऐसा है तो ये अवगुण गायब क्यों नहीं हो रहे? इसके 4 रीजन। पहला रीजन, पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था ना नॉन रैंडम मीटिंग का, उसमें मैंने राइट टू चूज का सिर्फ एक को दिया था, आज हमने किसको किया? दोनों को दे दिया। देखो अगर दोनों जेंडर नॉन रैंडम मीटिंग करेंगे तो वो रैंडम हो जाएगी, नहीं यही बात समझ। आप राइट टू चूज एक को ही दो। जैसे मान लीजिए सिर्फ लड़कियों को मान लीजिए सपोज, जैसे आजकल है, पहले तो उल्टा था, मान आजकल भी वो भी नहीं है, पर सिर्फ लड़कों को अधिकार दे दिया जाए कि वही बस हाँ करेंगे तो शादी हो जाएगी, लड़कियों से पूछेंगे ही नहीं बस। तो फिर क्या होगा? अच्छे लड़के, 4 तरह के लोग हैं, अच्छे लड़के, अच्छी लड़कियां, बुरे लड़के और बुरी लड़कियां। तो जब अच्छा लड़का चूज करेगा तो वो अच्छी लड़की को चूज करेगा, तो इनकी प्रोजनी अच्छी पैदा होगी। बुरा लड़का भी किसे चूज करेगा? वो भी अच्छी लड़की चूज करेगा कि मैं बुरा हूं तो क्या हुआ, अच्छी लड़की से शादी करेंगे तो बच्चा अच्छा होगा, है ना, तो थोड़ा तो अच्छा होगा। तो लेकिन यही चीज जब फीमेल भी सोचेगी, तो दोनों अगर नॉन रैंडम मीटिंग करेंगे तो मीटिंग कैसी हो जाएगी? रैंडम। और कई बार जो होता है ना, सिलेक्शन जो है वो इन डिस्गाइज हो जाता है। अब मतलब जो बुरे लोग हैं वो अच्छे बन के बैठ गए, तो अच्छा लड़का ने सोचा कि मैं तो जैसा भी लड़की बहुत अच्छी है, तो इससे जो है हम शादी करेंगे तो अच्छा रहे। तो गड़बड़ हो गई, लड़की लड़की देखने, लड़की साहब मामा, लड़की साहब बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, घर में सबका संस्कार, सबका ध्यान रखती, गाय है गाय, जिस खूटे से बांध दिया वहीं रहेगी, अच्छा लगे। तो बाद में पता चला गाय थे कि पागल सांड थी, रोज पिटाई हो रही लड़के की, तो पता चला अरे तो खतरनाक है। तो ऐसा हो सकता है। अच्छा सेम चीज हो सकती है, लड़के वाले लड़की देखने आए, लड़की वाले लड़का देखने आए, तो हो सकती नहीं हो सकती? हमारा लड़का साहब बहुत अच्छा है, कोई अवगुण नहीं है, सिगरेट बीड़ी शराब किसी चीज को हाथ नहीं लगाता है, स्ट्रॉ से पीता है ना। तो और कोई बीमारी, बाद में पता चला कि 1 नंबर का शराबी है, जुआरी है, 3 पुलिस केस चल रहे हैं, डायबिटीज अलग है उसकी, है ना। हो गई गड़बड़, धोखा हो गया, तो ऐसा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो सिलेक्शन है वो इन डिस्गाइज हो जाता है। तीसरा क्या होता है पता है? कई बार जानवरों में भी ऐसा ही। तीसरा क्या होता है, कई बार बुरे लोग जो है ना वो अच्छे बन के बैठ जाते हैं, तो वो फिर अच्छा लोग उसको अच्छा समझ के सेलेक्ट कर लेते हैं, और अच्छा लड़का गया और सेलेक्ट करने, तो बुरे लड़की भी अच्छे बन के बैठ गई, है ना, और तो वो गलती से सेलेक्ट हो गया, तो ये इन डिस्गाइज था। तो ये अलग अलग। चौथा कभी कभी क्या होता है पता है? सिलेक्शन ही बुरे का होता है, मतलब दोनों लोग बुरे थे और दोनों अच्छे बन के बैठ गए। मैं ऐसा लड़का नहीं, मैं भी ऐसी लड़की नहीं। अब वो दोनों बुरे थे लेकिन दोनों अच्छे बन के बैठ गए हैं, तो अब इनकी अगर शादी होगी तो इनकी संतान तो बुरी ही पैदा होगी, महाबुरी, है ना। तो दोनों सोच रहे कि मैं बुरा हूं तो क्या वो अच्छी है, उसने बताया अच्छी है ना, वही बता रही हुई, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। और सबसे खराब क्या है, कभी कभी तो सिलेक्शन ही बुरे का होता है, ये भी है ना। आई लाइक बैड गाइज। नो, व्हाई डू यू लाइक बैड गाइज? बैड गाइज, आई मीन सीरियसली इट हैपेंस, है ना। बैड बॉयज, अरे क्यों? तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि आप बुराई को अगर सेलेक्ट करोगे तो बुराई कैसे गायब होगी? तो सिमिलर ट्रेट्स आर फाउंड इन ऑल एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो इसलिए हम ना नॉन रैंडम मेटिंग से अगर ह्यूमन बींग्स जो है इन चीजों को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। आगे बढ़े, लिख लिया? तो ऐसे मैंने बता दिया, ये नीट में नहीं आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे थे नॉन रैंडम मेटिंग के बाद म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन की। तो कमिंग टू जीन रिकॉम्बिनेशन, इसमें अब जीन रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? देखो 3 चीजें हैं। पहला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, पर आपने सुना जरूर होगा। क्या इससे वेरिएशन आती है? आएगी ना। एक चीज होती है क्रॉसिंग ओवर, सुना है कभी सेल बायोलॉजी में? क्या इससे वेरिएशन आएगी? बिल्कुल आएगी। और तीसरा, रैंडम पेयरिंग ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल हैप्लोटाइप्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बड़ा भाई और छोटा भाई बिल्कुल एक से क्यों नहीं दिखते? हालांकि शक्ल मिलती है, लेकिन बड़ी बहन छोटी बहन एकदम बिल्कुल सिमिलर नहीं है। पता है क्यों? पेरेंट्स तो सेम ही थे,
लेकिन शक्ल मिलती है पर एकदम सिमिलर नहीं है। ऐसा होता है ना, क्यों? क्योंकि है तो वही 23 क्रोमोसोम पेयर फादर के और वही मदर के हैं, लेकिन पिछली बार वो अलग तरह से पेयर हुए थे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इस बार वो अलग तरह से पेयर हुए थे, है ना? तो सिमिलैरिटी तो है, लेकिन एग्जैक्ट रेप्लिका वो एक दूसरे के नहीं है। तो ये जीन रिकॉम्बिनेशन के कुछ फिनोमेना हैं जिनकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशन आती है। लिख लिए तीनों ना, डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि इनमें से कौन सी चीज से जेनेटिक वेरिएशन आती है, नहीं आती है, कौन सा चीज रिकॉम्बिनेशन में आता है, या मतलब जो हमने चार्ट बनाया उस चार्ट से ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो गया यहाँ पे अगला वाला जीन रिकॉम्बिनेशन। फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे वेरिएशन आती है इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, आपको पता है ये बात। जैसे हमने खच्चर पैदा किया, या जब हम मोस्ट हेट्रोजाइगस को सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो कई बार हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर होता है, सुना है आपने? सुना? जिसकी वजह से दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर्स आ जाते हैं और एक नई स्पीशीज पैदा हो जाती है। तो जैसे खच्चर पैदा हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। इस तरह का कोई भी हाइब्रिड जो है वो अपने आप में एक वेरिएशन है, और अगर वो एक स्टेबल स्पीशीज के रूप में सर्वाइव कर गया तो एक नई स्पीशीज आ जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो क्रिएट्स वेरिएशंस, और इट क्रिएट्स वेरिएशन इन ए सिंगल स्टेप। एक ही जनरेशन में ऑर्गेनिज्म आया नीचे, वो एक हाइब्रिड आया। लास्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो अब हम एक लास्ट पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इसमें, विच इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहां तक हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से कैसे वेरिएशन आती है ये हम देखेंगे। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। इसको मैं आपको लिखा भी दूंगा अगर जरूरत है तो। पहली बात, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन ए स्मॉल साइज पॉपुलेशन ओनली। ये कभी भी बड़ी पॉपुलेशन में ये फिनोमेना ऑपरेट नहीं सिग्निफिकेंटली ऑपरेट करता है। स्मॉल साइज पॉपुलेशन ओनली इसी में ऑपरेट करता है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट दो तरह की होती है भाई, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। तो दोनों को समझ लेते हैं कि फाउंडर इफेक्ट क्या है और बॉटलनेक इफेक्ट क्या है। पहले बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट, फिर इनका एक कंपैरिजन भी करेंगे। सपोज एक स्मॉल साइज पॉपुलेशन है, ये रही, यहाँ पे चलो इसको कोचिंग के एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज एक छोटी कोचिंग है, देखो बड़ी कोचिंग से तो फर्क नहीं पड़ता, पर एक छोटी कोचिंग है जिसमें सपोज 10 टीचर है। अब फिजिक्स के 2 हैं, केमिस्ट्री के मान लीजिए 3 हैं, बॉटनी के भी मान लीजिए 2 हैं, ये कितने हो गए, और जूलॉजी के 3 हैं, है ना? तो ये कोचिंग चल रही थी। अब यहाँ क्या, यहाँ टीचर बहुत भागते हैं, यहाँ एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, तो कुछ टीचर भाग गए यहाँ से और उन्होंने अपना एक नया कोचिंग खोल लिया एक नई जगह पे। तो ये जो भाग गए ना, अब 10 में से मान लीजिए 4 भाग गए, 4। अब ये जो भागे हैं ना, ये उस रेशो में थोड़ी भागे हैं जो यहाँ पे टीचर्स की रेशियो थी। ये तो अपनी जिनकी दोस्ती थी उस हिसाब से भागे। तो इसमें क्या हुआ, फिजिक्स वाला तो एक ही भागा, केमिस्ट्री वाले 2 भाग गए, बॉटनी वाला 1 भागा, अच्छा 5 भाग गए सपोज, है ना? जूलॉजी तो खैर एक तो रखो यार, तो जूलॉजी वाला जो है वो 1 भाग गया। तो अब इस नई कोचिंग में जो टीचर्स का रेशियो है वो ओरिजिनल कोचिंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और क्योंकि बेचारे 10 ही टीचर यहाँ पे पढ़ा रहते हैं, उसमें से 5 भाग गए, तो यहाँ का भी तो रेशियो बिगड़ गया। तो दोनों जगह डिसबैलेंस हो गया, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो दोनों जगह हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी तरह से जब एक छोटी पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स, और ये जो भाग गए इन्होंने नया कोचिंग खोला ना, ये फाउंडर मेंबर कहलाते हैं, फाउंडर, दीज आर द फाउंडर्स, है ना? और इस इफेक्ट को क्या बोला हमने, फाउंडर इफेक्ट। तो अब इसको अपन जो रियल एग्जांपल है उसमें ले लेते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे। सपोज एक जगह है, यहाँ पे मैं कह रहा था 10 लोग रहते हैं यहाँ, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं लोग, 100 ले लेते हैं, 100।
जगह का नाम है भाई कोटा। अब कोटा में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उनके बारे में जानिए। यहाँ पे 100 लोग रहते हैं जिसमें से 70 राजस्थानी है, 10 जो है वो पंजाबी हैं, 10 गुजराती हैं और 10 बिहारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का रेशियो क्या है बोलो? 7:1:1:1। ठीक है, अब इसमें से कुछ लोग जो है वो एक नए जोग्राफिकल हैबिटेट में चले गए, दूसरे जगह पे, यहाँ अपना नया कॉलोनी बनाएंगे। तो कितने लोग चले गए? 10 लोग चले गए। ये लोग क्या कहलाए? फाउंडर्स। पर ये किस रेशियो में गए वो देखिए। जो राजस्थानी था वो एक ही गया, जो पंजाबी थे वो चले गए 6 मान लीजिए, गुजराती 2 गए और बिहारी 1 गया। तो यहाँ पर बाद में इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। अभी तो 1:6:2:1 है, कभी ना कभी यहाँ भी 100 हो जाएंगे। लेकिन ये ना, ये तो मिनी पंजाब हो गया एक तरह से, क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग कैसे हैं? पंजाबी हैं। बात समझ में आई? तो ये एक नए हैबिटेट में हुआ है, तो रेशियो चेंज होगी। सो व्हेन व्हाट इज फाउंडर इफेक्ट? लेकिन इसकी वजह से इस पे भी असर पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ? 10 लोग निकल गए तो यहाँ की भी तो रेशियो चेंज हुई। सो व्हेन फ्यू मेंबर्स फ्रॉम ए स्मॉल साइज पॉपुलेशन लीव देयर ओरिजिनल होम्स, पहले सुन लो, है ना, एंड माइग्रेट इनटू ए न्यू ज्योग्राफिकल हैबिटेट, है ना, these members are called as the founders and they establish a new colony in a new habitat. The gene frequencies of the population of this new habitat is often not a representative of the gene frequency of the original population. So this establishment of a new genotype in a new habitat is known as founder effect. इसकी वजह से क्या हुआ? दोनों जगहों पे जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, क्योंकि एक छोटी पॉपुलेशन थी। अगर यहाँ पे 1 लाख लोग होते और उसमें से 10 भाग जाते, या 1000 लोग होते 10 भाग जाते, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। छोटी कोचिंग में से थोड़े भी टीचर भाग जाए तो असर पड़ता है, बड़ी कोचिंग में से थोड़े से भाग जाए तो नहीं पड़ता। तो वही वाली बात है। तो इसे कहते हैं हम फाउंडर इफेक्ट। तो ये तो था फाउंडर इफेक्ट, दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू ज्योग्राफी, न्यू जीनोटाइप इन ए न्यू हैबिटेट। अब इसकी जगह एक दूसरा इफेक्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है? आपने एक बॉटल, जैसे सपोज ये बॉटल है ना, अब इसमें 4 तरह की गोलियां हैं, येलो, रेड, सब बराबर क्वांटिटी में है, ब्लू और पर्पल। मैंने एक कटोरा दिया तुम्हें और बोला एक झटके में जितनी गोलियां इस बॉटल के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा अभी 3 सेकंड के बाद, तो एक झटके में जितनी गोलियां इस कटोरे में निकाल सको निकाल लो, बाकी तो फिर बॉटल ब्लास्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपने झटका मारा तो यहाँ पे, मैं मान लो आप इसमें 16 गोलियां थी या 20 गोलियां थी, जितनी भी थी, 16 गोलियों में से ना 5 गोलियां ही बाहर आ पाई और ये बॉटल में ब्लास्ट हो गया। तो ये 5 कोई उसी रेशो में थोड़ी बाहर आएंगी जिस रेशो में अंदर थी, कोई ज्यादा आएंगी कोई कम आएंगी, कुछ भी हो सकता है। पता चला रेड वाली तो 2 बाहर आ गई हैं, येलो वाली भी 2 बाहर आ गई हैं, ब्लू वाली 1 आ गई, पर्पल आई नहीं बाहर। तो फिर ये जो बची पॉपुलेशन है ये वापस मल्टीप्लाई करेगी, तो इसमें से एक वेरिएशन तो हमेशा के लिए चली गई ना। कौन सी वाली? पर्पल वाली चली गई। उस केस में कोई गई नहीं थी, बस रेशियोज चेंज हुई थी। इन द सेम वे बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है? नेचुरल कैलेमिटी जब कोई आती है, जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो ये मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन को रैंडमली मारती है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोटा में 100 लोग रहते थे, वही नारद मुनि उड़ते हुए आए, उन्होंने कोटा का पॉपुलेशन को देखा। यहाँ पे मोस्टली लोग राजस्थानी भाषा में बात करते थे, हाड़ौती में, है ना। हाड़ौती राजस्थानी बोल रहे थे यहाँ सारे लोग, कि अपन का ऐसा करवा चाहे फिर अपन जाऊंगा, है ना। तो जैसी इनकी भाषा है वैसे बात करते। तो उसने नोट लगाया सब देख के कि है ना, कोटा में राजस्थानी रहते हैं, वो चले गए। अब आएंगे 1000 साल में, कोटा में राजस्थानी रहते हैं, कहते चले गए। अब यहाँ एक धूमकेतु गिरा, दिस इज नेचुरल कैलेमिटी। अब धूमकेतु गिरेगा तो किधर भी गिर सकता है, वो तो रैंडमली मारेगा। अब ये स्ट्राइक का एपिसेंटर था और लोग मरे। तो हालांकि राजस्थानी सबसे ज्यादा थे, लेकिन वो मरे भी सबसे ज्यादा। पंजाबी तो कम ही थे, वो तो पूरे ही साफ हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 लोग बचे मान लीजिए, तो ये 10 क्या कहलाएंगे पहले तो ये बताओ?
सर्वाइवर, है ना। अब राजस्थानी बहुत मरे, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा थे इसलिए एक फिर भी बच गया। पंजाबी एक भी नहीं बचा। गुजराती 2 बचे। बिहार वाले रैंडमली सरवाइव ज्यादा कर गए, कितने कर गए? 7। अब ये वापस 10 सर्वाइवर हैं। अगले कई सैकड़ों सालों में फिर से 100 कर लिए। अब जब ये वापस से 100 हो गए तो यहाँ पे पंजाबी तो गायब हो गए, लेकिन जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई है, लेकिन हैबिटेट वही है। कौन सी जगह है ये बोलो? कोटा। फिर से नारद मुनि उड़ते हुए कोटा में आए तो बोलते थे कोटा के लोग तो यार बहुत अलग तरह से बात कर रहे हैं। पिछली बार आया था तो हाड़ोती राजस्थानी बोल रहे थे, मारवाड़ी बोल रहे थे, इस बार तो अलग हो रहा है सब लोग। एक ठो पनवा खेला ये तो धूमकेतुआ गिर के वहां पे जब जिप्टवा आएगा तो ही ना चेंज होगा। बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? बोले ये तो कोटा में तो राजस्थानी रहते थे। तो बोला और राजस्थानी से इवॉल्व इनटू बिहारी, चेंज आ गया है ना, इवोल्यूशन हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? एक राजस्थानी थोड़ी बिहारी में बदल गए, सर्वाइविंग पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करके जीन फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। तो इसमें क्या हुआ कि सर्वाइविंग पॉपुलेशन चेंज हो गई है, तो इसमें और एक पंजाबी तो गायब भी हो गए बेचारे, यहाँ पिछली बार थोड़े बहुत थे, वो भी नहीं है। तो व्हाट हैपेंस इन बॉटलनेक इफेक्ट, फिर से सुनिए जो एक्चुअल लैंग्वेज है। नेचुरल कैलेमिटीज when they operate on a small size population, they kill the individuals randomly. So the small surviving population is often not a representative of the original population, and in this random killing process some variations may permanently disappear from the gene pool of the population. So this condition of a reduced genotype is known as in the same area is known as a bottleneck effect. तो मैं फाउंडर इफेक्ट और देखो चेंज दोनों में आया, चेंज वहां भी आया, चेंज यहाँ भी आया जीन फ्रीक्वेंसी में। वो एक कंस्ट्रक्टिव चेंज था, मतलब चेंज आया लेकिन वेरिएशन सारी थी, बस फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी। यहाँ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई और एक आध जीन फ्रीक्वेंसी थी वो गायब भी हो गई, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट? फाउंडर इफेक्ट नए जोग्राफिकल हैबिटेट में होता है, बॉटलनेक इफेक्ट उसी जोग्राफिकल हैबिटेट में होता है। फाउंडर इफेक्ट एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। बॉटलनेक इफेक्ट एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, पॉपुलेशन का साइज पहले डिक्रीज हो रहा है। फाउंडर इफेक्ट में सभी वेरिएशंस रहती हैं, बस फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, जीन फ्रीक्वेंसीज। बॉटलनेक इफेक्ट में कुछ वेरिएशंस हमेशा के लिए उस पॉपुलेशन के जीन पूल से गायब भी हो सकती है। समझ में आया? लेकिन दोनों ही सिचुएशन में जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, चाहे पॉजिटिव चेंज आए चाहे नेगेटिव जाए। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ एक छोटी पॉपुलेशन को ही अफेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन में अगर कुछ लोग भाग जाएं या कुछ लोग मर जाए तो इससे पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट। दिस आल्सो कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। इसको लिखना है क्या? लिखना है तो लिख लो। 5वां पॉइंट लिखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। बोलूं? चांस एलिमिनेशन of alleles oblique gene frequencies of certain traits due to migration or death of some members in a small size population.
अब ये दो तरह से ऑपरेट होती है. पहला लिखेंगे आप फाउंडर इफेक्ट. और नेक्स्ट लाइन पे फाउंडर इफेक्ट. If few members of a small size population if few members of a small size population leave their habitat, leave their geographical habitat, या leave their habitat है ना, and migrate to settle in a new geographical habitat. It will cause disturbance in the gene frequencies of the original habitat as well as the new habitat. Full stop. And the gene frequencies of the new habitat of the population in new habitat is often not a representative of the gene frequencies is often not a representative of the gene frequencies of the original population, the original habitat. Full stop. This establishment of a new genotype in a new geographical habitat is called founder effect. अगला bottleneck effect. नेचुरल bottleneck effect में लिखिए natural calamities when striking on a population kill its members randomly, kill its members randomly and the small surviving population has gene frequencies
रेडिकली डिफरेंट या क्वाइट डिफरेंट, जो भी लिखना चाहो, काफी मच डिफरेंट, किसी भी लैंग्वेज में हैज जीन फ्रीक्वेंसीज मच डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन. कॉमा ऑल्सो सम वेरिएशंस में परमानेंटली डिसअपियर, या सम जीन फ्रीक्वेंसीज में परमानेंटली गेट डिलीटेड. ऑल्सो सम वेरिएशंस या जीन फ्रीक्वेंसीज में परमानेंटली गेट डिलीटेड. Stop. This condition of a reduced genetic diversity is called as bottleneck effect. जो बोला था वही लिखा है हमने, घर जाकर पढ़ोगे तो पता लग जाएगा. ठीक है. अब दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज तो चेंज हो रही है. तो हमने ना बहुत सारे तरीके देखे हैं. यहाँ देखो जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होने के, माइग्रेशन, नॉन रैंडम मेटिंग, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो हमने ना पहला पॉइंट पढ़ दिया है. क्या जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है पॉपुलेशन में? कैसे आती है? बाय चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन. और किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज होती हैं? तो ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ म्यूटेशन से ही नहीं होती है. ये पॉइंट समझ में आया? अब जीन फ्रीक्वेंसीज तो हो गई चेंज, या जेनेटिक वेरिएशन तो आ गई पॉपुलेशन में. अब सेकंड स्टेप क्या होता है बताओ? सेकंड स्टेप होता है नेचुरल सिलेक्शन. इसमें से किसी वेरिएशन को एक एडवांटेज मिल जाता है. किस पर? दूसरी वेरिएशन. ये बात समझ में आ रही है? तो नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड स्टेप विच इज नेचुरल सिलेक्शन. मैं आपको याद दिला दूं हम क्या पढ़ा रहे हैं. हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट. इसमें 4 स्टेप होते हैं. पहला स्टेप है जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, वो अभी कंप्लीट किया है. अब दूसरा स्टेप पढ़ेंगे जिसका नाम होता है नेचुरल सिलेक्शन. फिर तीसरा पढ़ेंगे स्पीशिएशन, और लास्ट में पढ़ेंगे चौथा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो चलो सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप हो गया जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. सेकंड स्टेप जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन, जिसको स्पेंसर ने इसी समय क्या कहा था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अच्छा, डार्विन और नियो डार्विनिज्म में थोड़ा सा फर्क था. अगर आप डार्विन के हिसाब से चलेंगे ना, तो नेचुरल सिलेक्शन जो था और जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसके बाद नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस was a restrictive and directive process. अभी समझाता हूँ ये क्या होता है. लेकिन आज हम क्या मानते हैं? आज हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू नियो डार्विनिज्म कि जो नेचुरल सिलेक्शन है और जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. It is not a restrictive and directive process, rather it is a constructive process. इसमें क्या फर्क होता है? इसको एक कोचिंग के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं. डार्विन और नियो डार्विनिज्म. व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रोसेस? डार्विन की हर कहानी में नेचुरल कैलेमिटी आती थी नहीं आती थी यार? है ना? जो फिट होते थे वो बच जाते थे, ऐसा उसने बोला था ना. तो डार्विन, व्हाट इज द रेस्ट्रिक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रोसेस? जैसे मान लीजिए मैंने एक कोचिंग खोली, मैं कोचिंग का डायरेक्टर हूँ. मैंने तुम सबको सपना दिखाया, आओ सब आ जाओ, सबको डॉक्टर बना देंगे, सब डॉक्टर बनोगे तुम लोग. तो तुम सब आ गए. अब जो लोग मेरे पास आए वो अलग अलग तरह के वेरिएशंस वाले थे. ठीक है? कुछ थे
सिंसियर और इंटेलिजेंट, कुछ थे सिंसियर बट नॉट इंटेलिजेंट, कुछ थे इंटेलिजेंट बट नॉट सिंसियर, और चौथे थे नीदर सिंसियर नॉर इंटेलिजेंट। पर मैंने सबको एडमिशन दे दिया, ओ सब आओ, सब आ जाओ, और तुम सब डॉक्टर बनोगे, बैच बना दिया सबको। अच्छा, मुझे भी पता है कि सिलेक्शन तो सिर्फ सिंसियर और इंटेलिजेंट जो दोनों है उसी का होगा, बाकी तो तीनों का नहीं होने वाला, है ना। दोनों चीजें चाहिए ना आपको। बहुत सिंसियर हो लेकिन दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा आपके, तो यार ये नहीं है आपके लिए जगह, डिप्रेशन में आओगे आप, है ना। बहुत से अच्छे फील्ड है जहाँ आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इंटेलिजेंट बहुत हो लेकिन सिंसियर ही नहीं हो तो कैसे होगा सिलेक्शन, बिल्कुल ही नहीं होगा। एक बार वो उसका तो फिर भी हो जाए, तुम्हारा तो नहीं होगा। तो ये चार चीजें है ना। अब क्या हुआ, अब मैं कुछ कर तो सकता नहीं, मैंने सबको सपना दिखा दिया डॉक्टर बनाने का, सबको इमोशनल करके बुला लिया। अब मैं कुछ, देखो डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म फर्क है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पढ़ाना ही नहीं आता, मेरे टीचर ही बिल्कुल सी ग्रेड है, तो कुछ नहीं आता उनको, बैठ के बस नाचते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, मसल्स दिखाते हैं। अब क्या करें, अब कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन अगले साल रिजल्ट छापना नहीं छापना मुझे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको, तुम लोगों को साल भर इंगेज करके रखूंगा और तुम पे एक के बाद एक नेचुरल कैलेमिटी छोड़ूंगा। मतलब मुझे पता है जिसका होना है उसका होना है, जिसका नहीं होना नहीं होना, मैं क्या कर लूंगा इसमें, मुझे पढ़ाना तो आता ही नहीं है। तो लेकिन बच्चे मेरे पास हर तरह के आ गए, क्योंकि मैंने अच्छी खासी मार्केटिंग करी तो सब आ गए। अब आगे तो मैंने क्या किया, अब मैं साल भर उनका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एक के बाद एक, कभी उनको बिठा के भजन संध्या सुनाता हूँ, कभी उनको जो है इधर उधर कोई किसी और एक्टिविटी में एंगेज करता हूँ, ओपन सेशन लेता रहता हूँ दिन भर उनके। ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं, आपने देखा टीचर नाच रहे हैं, बच्चे भी ताली बजा रहे हैं, साल भर में एक के बाद एक उन पे नेचुरल कैलेमिटी छोड़ रहा हूँ जिसका उनके सिलेक्शन से कोई लेना नहीं। अब उसमें क्या होगा पता है, जो सिंसियर भी होगा और इंटेलिजेंट भी होगा वो इन नेचुरल कैलेमिटीज को झेल जाएगा और उसके बाद भी एंड में सेलेक्ट हो जाएगा अपनी मेहनत से, मैंने कुछ नहीं किया, अपनी मेहनत से सेलेक्ट हो जाएगा और रैंक ले आएगा कि नहीं आएगा, और बाकी तीनों मर जाएंगे। अब जो अपने दम पे अपनी मेहनत पे सेलेक्ट हो गया, उसके साथ में स्टेज पे खड़ा हो गया, उसे प्राइज देते हुए, मैंने सेलेक्ट कराया, नेचुरल सिलेक्शन, आई एम नेचर, मैंने थोड़ी सेलेक्ट कराया, उसमें तो दम थी, वो खुद सेलेक्ट हो गया, फोटो में खिंचा रहा हूं उसके साथ मेरा स्टूडेंट। ऐसा भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े टॉल क्लेम्स होते हैं, एक्चुअली उनका कोई योगदान नहीं होगा, खुद ही उसमें बच्चे में दम थी, वो निकल गया, क्योंकि वो नेचुरल कैलेमिटीज को झेल गया। क्यों झेल गया, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी वेरिएशन खुद थी जिसकी वजह से वो फिट था और वो झेल गया, बाकी जो नहीं फिट थे वो नहीं झेल पाए। तो डार्विन के हिसाब से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाज रेस्ट्रिक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रोसेस, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं था। नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, फिर उनमें से जिनका होना है, जिनको बचना है वो बच जाते हैं, बाकी मर जाते हैं, जो बच गए वो फिट है और बाकी सब अनफिट है। तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, समझ में आई बात। पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, लोग आते रहते हैं, रिजेक्ट होकर जाते रहते हैं, जिनमें दम है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं, क्रेडिट नेचर ले जाता है। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने सेलेक्ट किया, नेचर ने क्या किया, वो तो फिट था वो बच गया, नेचर ने तो उल्टा किया, कैलेमिटी छोड़ी, पढ़ाने की जगह उसका टाइम वेस्ट किया। नेचुरल तो कैलेमिटीज थी पर लेकिन वो झेल गया उन कैलेमिटीज को, फिर भी अपना सिलेक्शन निकाल ले गया। तो ये है, तो डार्विन ने तो एक्चुअली नेचर को इस तरह से डिफाइन किया, नेचर कुछ अच्छा करता ही नहीं, वो बुरा करता है, जो बुरा करके भी जो झेल जाए और सेलेक्ट हो जाए वही बनेगा। न्यू डार्विनिज्म कहता है नहीं, इतना ही बुरा नहीं है, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस क्या है, जब आप कुछ ऐसी चीज करें जिससे, देखो जो उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा जो सिंसियर इंटेलिजेंट है, लेकिन जो सिंसियर है पर इंटेलिजेंट नहीं है, उसको भी आप किसी तरह धक्का मार के लाइन के इस पार पहुंचा दो और बचा लो, भले तेरी रैंक अच्छी नहीं आए पर तू भी सर्वाइव करेगा, तुझे भी सीख मिलेगी। जो सिंसियर नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं हो, तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसके लिए अगर अटेम्प्ट करें तो नियो डार्विनिज्म कैसे डिफरेंट है डार्विनिज्म से, बताता हूँ। अब डार्विनिज्म के हिसाब से आप एक बात देखो, विदाउट गोइंग इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल एक न्यूट्रल बात, कि जैसे ना आज मान लीजिए इंडिया में 10,000 सीट्स है एमबीबीएस की सिर्फ, और आप सब कंपीट कर रहे हो, जिसकी टॉप 100 में रैंक आएगी उसको एम्स मिलेगा, उसके बाद वालों को दिल्ली मुंबई के कॉलेज मिलेंगे, 10,000 भी रैंक आते आते आपको हो सकता है कोटा, दरभंगा, पावापुरी ये सब मिल जाए, केरला, है ना, कहीं ना कहीं। लेकिन अब 11,000 की रैंक के बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 1 लाख बच्चों ने मान लो, या 10 लाख बच्चों ने, अब तो 15 हो गए, 20 होने वाले हैं इस बार, है ना। सुनो तो सही, हाँ, तो 20 लाख ने तो 19 लाख तो निबट गए ना, 19,90,000 निबट गए, मतलब 10,000 ही सीटें थी तो उनको 10,000 को मिल गया। अब कौन से 10,000 को मिला बताओ, जिनके मार्क्स आए 660 से भी ज्यादा, उन्हीं को मिला। अब सारे 660 प्लस 670 680 वाले 700 वालों को तो कॉलेज मिल गया, उसमें भी मेरिट से।
और बाकी जो 650 से नीचे वाले थे उनको नहीं मिला। 450 वाला, 500 वाला तो सोच भी नहीं सकता। ऐसे कॉलेज, ये डार्विनिज्म है। क्या कॉलेज ऐसे ही मिलते हैं? अब ऐसे मिलते हैं कि मैं दिखाऊं कि अभी 450 वाले भी पढ़ रहे हैं कॉलेजों में। तो क्या हुआ कि अगर डार्विनिज्म होता तो सबसे स्ट्रांग होता, सबसे पावरफुल होता, सबसे सुपीरियर होता, सबसे इंटेलिजेंट होता पढ़ने में, या जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते, वो मेडिकल कॉलेज में जाता और बाकी नहीं जाते। यही होता ना। पर ऐसा होता नहीं है। मैंने तो देखा है कि 610 वाला भी रिपीट कर रहा है और 550 वाला जो है वो भी कॉलेज में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चीज है ना। तो वो एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करती है कि पता ही नहीं चलता कि कौन फिट है और कौन अनफिट है, किसे कॉलेज मिलेगा। यार ये तो कम पढ़ता था, मैं इससे ज्यादा पढ़ता था, मेरे मार्क्स भी ज्यादा आए, पर इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। क्या ऐसा होता है? क्या पहले वाला होता है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ ये होता है? ये होता है। ये ज्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, अब इसका पॉजिटिव है निगेटिव है मत जाओ, मैं इसके फेवर में या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, पर ये है। और ये क्यों होता है पता है? क्योंकि मान लीजिए आप 650 नंबर लाए, एक और लड़का है। अब आप तो भाई अच्छा खासा, आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठ के आप पढ़ रहे हो, और आपके 650 आ गए। एक और लड़का है जिसके यहाँ घर में लाइट नहीं आ रही है, जो पिछड़े बैकग्राउंड से है, और खेती करने में भी अपने फादर की हेल्प करता है 4 घंटा, उनका एजुकेशन नहीं है अच्छा, है ना, वो ला ही नहीं पा रहा है 650 नंबर, उसके तो 450 ही रह गए, नहीं मिला उसको। तो उसने कहा ये तो हर बार हो रहा है यार, हम लोग तो compete ही नहीं कर पा रहे इनके साथ, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड हैं, अब फॉरवर्ड किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, ये लोग को फैसिलिटीज ज्यादा है, तो हम इनसे compete नहीं कर पा रहे और हम मार्क्स नहीं ला पा रहे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में सीट तो हमारे बच्चों को भी चाहिए, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे मौलाना आजाद में पढ़े, एम्स में पढ़े। तो इसने कहा ऐसे नहीं तो वैसे, मैं मार्क्स उतने नहीं ला सकता तो क्या करूं, मेरा बेटा भी पढ़ेगा, कैसे पढ़े, मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा, हम वोट उसी को देंगे जो हमको अलग से रिजर्वेशन देगा। चलो, अब वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू होगी। और जैसे ही ये शुरू हुई, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा, अब आपने देखा होगा यही होता है हमारे देश में, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने अपनी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज करी कि उससे पॉलिसीज पे फर्क पड़ने लगा कि नहीं, इनको तो मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग का इतना वोट है। वो सही है गलत है वो छोड़ दो, कई बार सही भी होता है, कई बार नहीं भी होता, पर ऐसा होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, यही डार्विनिज्म है, नियो डार्विनिज्म, कि मैं कैसे जीतूंगा, मैं बच्चे ज्यादा पैदा करूंगा, मैं लड़के तो नहीं जीत सकता। मतलब डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। सिंगापुर की कहानी ले लो आप, आज से 400 साल पहले सिंगापुर जो था एक छोटा सा एरिया था जहां कोई नहीं रहता था, एक ही वक्त पे उस पर 4 तरफ से लोग आए। सपोज 25-25 आए चारों, 25 चाइनीज आए ऊपर से, नीचे से 25 तमिल आए, इधर से 25 जो थे इंडोनेशियन मलेशियंस आए, और 25 जो थे वो आए अंग्रेज ब्रिटिश। 25-25-25-25 सेम रेशो में थे। चारों ने खूब लड़ाइयां करी, पर लड़ाइयों से कुछ सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनी बनेगा नहीं, सिंगापुर चाइनीज बनेगा, ये बनेगा, तमिल बनेगा, कुछ नहीं हुआ। लड़े, फिर चारों ने अपने एरिया डिवाइड कर लिए चार, इधर तमिल रहेंगे, इधर ब्रिटिश रहेंगे, इधर चाइनीज रहेंगे, इधर मलेशियंस रहेंगे, अपने अपने एरिया डिवाइड कर दिए, बराबर बराबर बांट लिए। 200 साल बाद, 200 क्या 250 साल के बाद, आज उस वक्त सबकी पॉपुलेशन बराबर थी। आज लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे किसने पैदा करे? चाइनीज ने। आज सिंगापुर की 90% पॉपुलेशन, बची हुई 10% में 6-7% मलेशियंस होंगे, और 2-3% तमिल होंगे, 1% से भी कम ब्रिटिश हैं। अगर वॉर से जीती होती ना जंग, तो ब्रिटिश जीतते, क्योंकि उनके पास गन्स थी, उनके पास सब कुछ था। लेकिन वॉर से, जंग से थोड़े ना, मतलब अब लड़के थोड़े ना जंग से, मतलब लड़के आप कभी जंग नहीं जीत सकते, जंग तो मोहब्बत से ही जीती जाती है, नफरत से नहीं। ये पता है ना आपको। तो वही हुआ, चाइनीज ने कहा यार ऐसे तो अपन इनसे नहीं जीत पाएंगे, इनके पास गन्स हैं, सब कुछ है, ये तो बॉम्ब मार मार के हमको उड़ा देंगे, हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, हम इतने ज्यादा होंगे कि कितने मारोगे लेकिन हम ही जीतेंगे। तो इन्होंने अगले 250 सालों में चाइनीज लोगों ने इतने बच्चे पैदा करे, इतने बच्चे पैदा करे, डेमोग्राफी बदल दी वहां की। क्या ऐसा होता है दुनिया में? ऐसा ही होता है, आप तो देखते हो, है ना। तो डेमोग्राफी बदल के इन्होंने सिंगापुर को चाइनीज नेशन में बदल लिया। तो क्या होता है कि यही चीज कहता है नियो डार्विनिज्म, कि देखो भाई, फिट वो नहीं है जो ज्यादा ताकतवर है, फिट वो है जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा, और खास तौर पे एडवर्स सिचुएशंस में। अब मुझे बताओ, आज की तारीख में बैक्टीरिया ज्यादा फिट है या शेर? शेर तो जंगल का राजा है, लेकिन इंसान हमसे ज्यादा फिट बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, आप उसे खत्म ही नहीं कर सकते। तो फिट वो नहीं है जो ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा बताओ, अगर स्ट्रेंथ की बात होती है तो शेर सबसे स्ट्रांग वाले, हाथी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो शेर या हाथी सबसे ज्यादा फिट थोड़े ना है, वो सबको पीट देंगे वो तो।
नहीं, बैक्टीरिया ज्यादा फिट है, आप उसे कितना भी मार लो, एंटीबायोटिक बना के भी मार लो, फिर भी वो आ ही जाते हैं वापस। तो बेसिकली क्या होता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन वो डिसाइड करता है कौन ज्यादा फिट है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, इतने बच्चे पैदा हुए, इसमें से इतने मरे, इतने बचे, इसने इतने ही पैदा करे और वो बच गए, तो कौन ज्यादा फिट है? मतलब एक जिसने 10 बच्चे पैदा करे, एक जिसने 5 बच्चे पैदा करे, एक जिसके 10 में से 9 मर गए, एक ही बचा है, या जिस इस तरह के कुछ आएंगे, तो आप अपने आप उसमें लगा लोगे आंसर, है ना, वो मैं छोड़ देता हूँ, आप अपने आप कर लो। पर बेसिक बात ये ध्यान रखो कि फिट वो है जिसकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा है। नाउ रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा रखोगे तो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। बात समझ में आई? आपने लड़के नहीं, आपने नफरत से नहीं, आपने मोहब्बत से जंग जीती। आपने अगर पॉपुलेशन अपनी बढ़ा ली तो आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ये, डिस्ट्रक्टिव नहीं है। ये दोनों में फर्क समझ में आ गया? डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। न्यू डार्विनिज्म कैसे इसको कहता है कंस्ट्रक्टिव? तो दो सिचुएशंस होती हैं, आपने देखा होगा, दोनों में पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। एक होती है फेवरेबल कंडीशंस और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अब देखिए, जैसे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कब बढ़ता है और लाइफ स्पान कब बढ़ता है, क्वेश्चन इसमें से आएगा। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है। अब मुझे बताओ, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कब कब बढ़ता है और लाइफ स्पान कब बढ़ता है? मैं आपको पहले बता ही देता हूं। देखो, अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, ठीक है, तो लाइफ स्पान इंक्रीज होता है, और अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हैं तो वो पॉपुलेशन फाइट बैक करती है बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर उसने ये कर लिया तो वो फिट है, और वो अगर नहीं कर पाई तो वो अनफिट है। मैं समझाता हूं। क्या आपको पता है, तुम्हारे जो परदादा जी थे वो 8-10 भाई बहन हुआ करते थे, सुना ही होगा आपने। फिर तुम्हारे दादाजी के 6-7 भाई बहन थे, तुम्हारे पिताजी के हो सकता है 3-4 भाई बहन हो, तुम जनरली 2 ही होते हो आजकल, कभी कभी 3 या कभी 1 ही रह जाते हो, ऐसा है कि नहीं? तो बच्चे कम पैदा हो रहे हैं पहले से, ये तो बात तय है। तो 1900 में, आज से 200 साल पहले, बहुत बच्चे पैदा करते थे लोग। एक एक परिवार में कॉमन था कि है ना 7-8 बच्चे होंगे। हाँ, 7-8 तो कॉमन थे, है ना, इतना होता ही था। आजकल 2-3 बच्चे होते हैं बस एक फैमिली में। क्यों? पहले पता अच्छा बताओ, पहले फेवरेबल कंडीशंस थी या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। मलेरिया से, सर्दी जुकाम से, निमोनिया से बच्चा मर जाता था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, ये पता है ना आपको। तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। क्यों? क्योंकि कुछ ही बच्चे इनमें से जवानी तक पहुंचेंगे, कई तो ये बीच में ही मर जाएंगे, बचपन में ही। क्या आपको पता है नहीं पता है बात? क्योंकि पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने ट्रीटमेंट नहीं थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा था, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि कुछ तो बचे इनमें से जवानी तक। आजकल क्या हो गया है? आजकल आ गई है फेवरेबल कंडीशंस, हॉस्पिटल है, इम्यूनाइजेशन होता है, 10 तरह की चीजें हैं। तो अब लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो पैदा कर रखे हैं यही नहीं मर रहे, तो और पैदा करके क्या करेंगे? तो इन्हीं को पाल लें, इन्हीं को बड़ा कर लें। तो क्या हो रहा है कि अब बच्चे कम क्यों पैदा हो रहे हैं बताओ? क्योंकि जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो ज्यादा बच्चे नहीं पैदा। तो जब, और उस दूसरा क्या है कि क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है, तो क्या हो रहा है बताओ? ज्यादा जिंदा रह रहे हैं, हमारा लाइफ स्पान जो है वो, बुढ़े लोग भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो पॉपुलेशन का साइज तो दोनों में इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन या बुढ़े लोग भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं। लेकिन इसमें क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एडवर्स सिचुएशन है, तो कोई भी कम्युनिटी जो होती है एडवर्स सिचुएशन में फाइट बैक करती है अनफेवरेबल कंडीशंस में। बाय हाउ डज इट फाइट बैक? बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर वो ये कर लेती है तो वो फिट है, और अगर वो ये नहीं कर पाती है तो अनफिट है। किसी भी कंट्री में जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में होती है, हमेशा उसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई होता है। क्यों? क्यों? इनको पता है कि हम कम है, हम कम है तो मेजोरिटी हमें दबा देगी। तो वो कैसे फाइट करते हैं? अपनी पॉपुलेशन को बनाए रख के। जबकि जो मेजोरिटी होती है वो कंप्लेसेंट हो जाती है, ढीली हो जाता है, अरे हमारे तो राज चल रहा है, हम ही लोग तो ज्यादा है। तो वो क्या करती है, उनमें लाइफ स्पान भी अच्छा है, तो उनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या रहती है? कम रहती है। तो धीरे 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 हर वो कम्युनिटी जो एडवर्स सिचुएशन फेस करती है वो मजबूत हो जाती है, और जो कम्युनिटीज कंप्लेसेंट हो जाती हैं या फिर बहुत इजी गोइंग चल रहा है, क्योंकि वही डोमिनेट कर रही है हर जगह, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा आपने भारत के कई स्टेट्स में देखा होगा, वर्ल्ड में देखा होगा, है ना। कास्ट बेस में भी देखा होगा, रिलीजन में भी देखा होगा। इनफैक्ट ये तो सोसाइटी का है, मैं तो आपको जानवरों पे ले जाता हूँ। स्पीशीज में भी यही चीज होती है, स्पीशीज के कैरेक्टर्स में भी कौन सी वाली चींटियां लाल वाली ज्यादा होंगी कि काली वाली होंगी,
क्योंकि हम यहाँ पे सोसाइटी डिस्कस कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, हम तो सिर्फ आपको बायोलॉजिकल एग्जाम्स के समझ। तो यही ट्रेट्स जो है ना किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन के में भी आते हैं कि लाल चींटियां कहीं ज्यादा हो रही हैं या क्योंकि उनके लिए फेवरेबल है, कहीं काले वाली ज्यादा हो रही, तो इस तरह के चेंज आ जाते हैं। तो याद रखिए कि अनफेवरेबल कंडीशंस में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीज होता है और फेवरेबल कंडीशंस में क्या इंक्रीज होती है, लाइफ स्पान। इसके बेसिस पे अब हम ना 3-4 तरह का नेचुरल सिलेक्शन पढ़ने वाले हैं। इनमें से 3 तरह का नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव, तो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा 4 तरह का, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये हम अगले क्लास में करते हैं, अभी तो टाइम हो गया। तो आप लोग ना नेचुरल सिलेक्शन और स्पीशिएशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ये सब चीजें पढ़ के आओ अगले क्लास में।